हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज आप सभी के लिए एक तरह से गुड न्यूज़ है या फिर कुछ भी कह लीजिए कि आपकी जो EMRS की जो क्लासेस थी, यानी कि EMRS की जो जनरल पेपर की क्लास रुकी हुई थी, यानी कि इंग्लिश के जो टॉपिक कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे, तो वो भी किस वजह से, क्योंकि रितु मैडम की तबीयत ख़राब चल रही है। और रितु मैडम की तबीयत ख़राब चल रही है यानी कि अभी वो हॉस्पिटल से आई है, तो उनकी तबीयत थोड़े से स्टेबलाइज होने में टाइम लग सकता है और वीडियो लेट भी हो सकती है। तो इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि वो, यानी कि इंग्लिश का जो टॉपिक है, वैसे भी कोई इंग्लिश को इतना ख़ास समझता नहीं है, ख़ासकर जनरल पेपर में। क्यों? इंग्लिश और हिंदी को मैक्सिमम नॉर्मल से चीज़ें समझी जाती है कि सबको आता है, और इंग्लिश में तो बच्चे ज़्यादातर ये है कि हिंदी मीडियम वाले बी सब लगाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम बाद में भी देख सकते हैं कि बाद में क्या है या फिर क्या आपको चीज़ें आ रही हैं। अब जो मेन टॉपिक है, जैसे कि आपका NEP था, टीचिंग एप्टीट्यूड था, और ICT मैंने आपको करवा ही दिया था, तो ये आपको कराने हैं, यानी कि पेडागोजी, ये सब चीज़ें आपको करानी है। और वो कराऊंगा मैं, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड का हूँ, तो मैं ही आपको वो सब चीज़ें करा पाऊँगा और समझा भी पाऊँगा कि क्या चीज़ है ये और किस तरह से ये है। और जो स्टूडेंट, यानी कि जो भी स्टूडेंट UGC नेट, लाइब्रेरी साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, एजुकेशन और हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर, और DSSS लाइब्रेरी, KVS लाइब्रेरी, UP टेट और CTET के प्रीवियस ईयर के पेपर लेना चाहता है, तो वो चैनल की साइट पर जाकर ले सकता है। यानी कि जैसे ये PDF जो है, यानी कि ये PDF आज का जो टॉपिक है हमारा NEP का टॉपिक है, NEP का जो PDF है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर इसमें से आप इसका नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि NEP का टॉपिक जो है लेटेस्ट टॉपिक है। ये टॉपिक ऐसा है कि आपको हर हालत में इस चीज़ को, यानी कि या तो संभाल के रखना पड़ेगा, या नोट्स बनाने पड़ेंगे, या फिर आपको एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको मैंने PDF में बना लिया था, यानी कि ये पुराने मेरे जो टॉपिक थे उसको ही मैंने आप सभी के लिए तैयार कर लिया है। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं क्या है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। किसकी? 2020 की। अब 2020 की शिक्षा नीति से पहले सबसे पहले बात आती है, आप ये बताओ हमारी जो शिक्षा नीति है, यानी कि सबसे पहले हम लेके चलते हैं एक टर्म को लेके चलते हैं, शिक्षा नीति बनती क्यों है। अगर आपसे एक व्यक्ति कोई ये क्वेश्चन पूछने लगे, भैया नीतियाँ बनती क्यों है, अब ये मत कहना नीतियाँ बनती इसलिए कि उसे लागू करा जा सके या फिर उस पर अमल कराया जा सकते। बहुत सी नीतियाँ ऐसी है जो आज भी किसकी, यानी कि कारगर नहीं है, तो इसलिए इस चीज़ का तो ये हवाला तो मत देना। देखो, नीतियाँ या फिर अधिकार या फिर कानून इसलिए बनते हैं जिस पर क्या करा जाए, जिसे लागू कर समाज के जो, यानी समाज को बैलेंस करा जाए, या फिर समाज के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कदम उठाए जाए, इसलिए नीतियाँ बनाई जाती है, ठीक है। अधिकार क्या है? किसी के साथ भेदभाव ना हो सके, अधिकार इसलिए बनाए जाते हैं। कानून, अधिकार, नियम, ये सब चीज़ें क्या होती है, किसी के साथ भेदभाव ना हो सके, इसलिए बनाए जाते हैं अधिकार और कानून आप सबके, ठीक है। अब आती है सबसे बड़ी बात कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, सबसे पहला पॉइंट आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि NEP 2020 को भारत सरकार ने कब लागू किया या कब घोषित किया, तो ये था आपका 29 जुलाई 2020, यानी कि 29 जुलाई 2020 को घोषित किया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन जो है, जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं सारे के सारे ये क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपको मिलेंगे, यानी कि किस फॉर्म में मिलेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे क्वेश्चन है, एक तरह से क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है, कब घोषित किया गया? 29 जुलाई यानी कि 2020, ठीक है।
अब आती है जो शिक्षा नीति है, यानी कि शिक्षा नीति थी वो क्या, हम किसे कौन सी वाली शिक्षा नीति को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं शिक्षा नीति को हम पढ़ते हैं 1986, यानी 1986 के बाद बड़ा परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि देखो आपने अभी तक क्या पढ़ा है, आपने ये देखा होगा कि न्यू शिक्षा नीति यानी 1986 शिक्षा नीति, 1986 शिक्षा नीति के नाम से आपने एजुकेशन फील्ड में या फिर कहीं भी आपने देखा होगा तो आपको उस चीज़ के बारे में पता होगा। तो यानी कि क्या है, इससे पहले कौन सी शिक्षा नीति थी 1986, पर 1986 से पहले यानी पहले क्या और 2020 के बाद, यानी कि उससे 2020 से पहले और 1986 के बाद भी एक शिक्षा नीति थी, वो अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आती है यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। यानी कि आपसे कोई पूछा क्वेश्चन करे कि ये किसके रिपोर्ट पर आधारित है, तो के कस्तूरबा ये नाम याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आ चुका है। तो क्या है, ये किसकी अध्यक्षता में बनी है, के कस्तूरबा रंगन की अध्यक्षता में क्या बनी है, ये समिति बनी है। तो आपको क्या कितने क्वेश्चन मिल गए, मैक्सिमम। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा, हाँ ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था जनरल पेपर में पूछा गया था। यानी कि जनरल पेपर मतलब जैसे कि मान के चलिए एजुकेशन फील्ड में जो पेपर होते हैं वो एजुकेशन फील्ड का, यानी उसमें तो मेन टॉपिक हो गया NEP। अब मेन टॉपिक से भी जो जनरल पेपर है, जैसे आप जनरल पेपर को पढ़ रहे हैं ऐसे ही जनरल पेपर में पूछा गया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और वो एजुकेशन का पेपर नहीं था, वो पेपर किसी और चीज़ का था। मुझे भी अभी दिमाग में घूम रहा है, याद नहीं आ रहा, तो पर वो किसी और चीज़ का पेपर था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, कस्तूरबा रंगन की बात समझ में आ गई। कौन था वो, यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कस्तूरबा रंगन कौन थे, तो वो थे अंतरिक्ष वैज्ञानिक। ठीक है, याद कर लेना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। इस नीति के अंतर्गत MHRD का नाम परिवर्तन करके यानी क्या कर रहा है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और शिक्षा मंत्रालय करने का मतलब क्या है, यानी कि जो MHRD करते हैं, आपने बुक में भी देखा होगा कि MHRD यानी क्या लिखा रहता है, MHRD। अब क्या कर दिया गया है, इस नीति के अंतर्गत MHRD से परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, यानी कि ये ऊपर वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये UGC नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका, और एक दो जो यानी कि टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा गया, शायद से NVS में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैंने भी क्या एक तरह से ये मान के चलिए, मुझे भी पेपर का नाम याद नहीं आ रहा, पर मैंने भी इस क्वेश्चन को एक तरह से मान के चलिए अटैम्प्ट किया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन हो गए इम्पोर्टेंट, लिखते जाइए और टिक मार लेना जब आप अपने नोट्स को, यानी कि जब आपको ये PDF मिल जाएगा। चलिए फिर आती है भारत में अब तक कितनी शिक्षा नीति, यानी कि शिक्षा नीति के में कौन कौन से हैं। देखो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आपको एक शिक्षा नीति याद होगी 1986 कब बनी, 1986। अब 19 को तो ऐसे कैसे रहना, इससे कर दो पहले उल्टा 68। फिर अब जो है ये जो 92 वाली है, ये जो 92 वाली है, ये कोई नहीं आपको बताएगा, या फिर जो बताएगा या फिर एक तरह से स्किप मारते हैं सब। क्यों? क्योंकि जो 86 वाली जो हमारी शिक्षा नीति थी, 86 में कुछ चीज़ें ऐसी थी या कुछ चीज़ों को हमने संशोधन करा, और संशोधन करके क्या बना, 92 की जो रिपोर्ट थी, यानी कि 92 की जो शिक्षा नीति थी,
वो बनी थी, यानी कि इसे क्या माना जाता है, संशोधित रिपोर्ट। पर मेनली जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 86 की, यानी कि पहली कब बनी 68 में, दूसरी कब बनी 86 में, और जो तीसरी है वो कब बनती है हमारी 2020 में। कब बनती है 2020 में। अब आपको शिक्षा नीति के बारे में समझ में आ गया कि जो शिक्षा नीति है वो कैसे कब कब बनी है और कैसे कैसे बनी है, ये आपको वर्ष पता चल गए। अब आती है कहानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, उसमें क्या बात कही गई है। उसमें बात कही गई है केंद्र और राज्य के शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी का 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि क्या बात कही है, देखो इसने क्या बात कर दी, केंद्र और राज्य की। ये क्वेश्चन भी इस तरह पूछा जा सकता है, यानी कि आपको 4 कथन दे रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सही है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो आपको 6% वाली बात सही कर देगा, या फिर 6%, 5%, 7% इस तरह दे देगा। और या फिर आपसे पूछ लेगा, एक में दोनों दे देगा, एक में एक दे देगा, एक में ये दे देगा। तो ये आपको टर्म याद रखनी चाहिए, और ये भी याद कर लेना 6% की बात कही गई है, तो 6% आपको हिस्से के बराबर निवेश के लक्ष्य रखे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हाँ, मुझे याद आ गया किसमें, यानी कि सॉरी, ये वाला जो क्वेश्चन था, मैंने जब पीएचडी का एंट्रेंस दिया था तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन, यानी कि ये वाला क्वेश्चन पीएचडी के एंट्रेंस में पूछा गया था। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका केवीएस या पीएचडी के एंट्रेंस में दे रखा है मैंने। अच्छा, अब आते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो फॉर्मूला, हाँ ये केवीएस का में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या रखा गया, यानी कि प्रणाली क्या थी। देखो पहले क्या अभी भी हम, अब जब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आती तब तक तो हम क्या करते हैं 10+2 ही बोलते हैं, यानी कि क्या होता है 10वीं + 2, 10+2 ये कहते हैं। पर अब का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 5 + 3 + 3 + 4। याद कर लेना, 5 + 3 + 3 + 4, यानी कि क्या हो गया। अब बताओ इसका टोटल क्या है, कोई बता सकता है इसका टोटल क्या है। आपके सामने है भाई, 8 और 7 कितना हो गया, 8 और 7 कितना होता है 15, यानी कि 15 और +3 18। अब इसका 18 गणित कोई समझ सकता है भाई। हम पहले क्या कहते थे, आज भी क्या कहते हैं कि 3 साल का बच्चा हमें क्या कर देना चाहिए, स्कूल में डाल देना चाहिए। अब 3 साल का स्कूल में डाला और 15 ही हो गए, तो कितने का, यानी कि जब स्कूल से बाहर निकलेगा तो वो कितने साल का होगा, 18 वर्ष का। तो और 10 + 2, 10 + 2 का क्या था, 10 + 2 और 3 साल का बच्चा, तो कितने साल का बच्चा हो गया, 15 साल का। पर उस टाइम पे क्या कहते थे, 5 साल का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अलग अलग आपको समझने होंगे। ठीक है, तो ये आपको कहानी समझ में आ गई। ये फॉर्मूला पूछा जाएगा, इस फॉर्मूले को अपने पास समेट के रख लीजिए। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखना, यानी कि शिक्षा और सीखने पर, यानी कि एजुकेशन और लर्निंग पर पुनः ध्यान आकर्षित करना है। यानी कि इसका क्या कहना है कि हमें क्या करना है, बच्चों को लर्न कराने पर जोर कराना है, एजुकेशन देने पर जोर कराना है। और इसमें आगे जब आप पढ़ोगे तो एक्सपेरिमेंटल पे भी बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, पहली बात तो आपको पता चल गया कि MHRD से क्या हट के किस में आ गया, शिक्षा मंत्रालय में। और शिक्षा मंत्रालय में भी क्या हो गया, एजुकेशन और लर्निंग। तो एजुकेशन और लर्निंग पर जब बात कही गई तो क्या हो गई, ये सब चीज़ें बात आ गई, यानी कि इस पे बात आ गई। तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक की बात ख़त्म हो गई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं जो आज तक की लड़ाई लड़ रहे थे सब कि क्या ना, हमें क्या करना है, अपनी मातृभाषा मातृभाषा मातृभाषा,
यानी कि अपनी मातृभाषा को लेके चलना है। तो वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि कक्षा 5 तक, यानी कि 5वीं तक की कक्षा को मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा पर बल दिया जाएगा। यानी कि किस पर बल दिया जाएगा? मातृभाषा और क्षेत्र भाषा। किस पर? मातृभाषा और क्षेत्र भाषा। ये क्वेश्चन भी यानी कि पीएचडी के एंट्रेंस में पूछा गया था, और वो इस तरह नहीं पूछा गया था, वो था कि जो यानी कि 5 + 3 + 3 + 3 यानी कि दूसरे 3 में किस पर जोर दिया गया, इस तरह से क्वेश्चन था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। या फिर कक्षा 8 या फिर इस तरह से आपको मैं वही बता दूंगा, वो क्वेश्चन आगे मैंने ऐड कर रखा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया किस पर जोर दिया गया? मातृभाषा पर। ठीक है, मातृभाषा पर। चलिए आगे चलते हैं। 3 वर्ष से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चे के लिए एजुकेशन कोर्स को 2 समूह में विभाजित किया गया है। यानी कि कोर्स को, एजुकेशन कोर्स को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। चलिए अब 2 समूहों में कैसे कैसे विभाजित किया गया उसका टर्म्स को समझिए। देखो, सबसे पहले बात आती है 3 से 6 वर्ष, यानी कि जिसका बच्चा 3 वर्ष का हो। आप जैसे हमारे घर में जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो 3 वर्ष का होने वाला है। तो 3 वर्ष का होने वाला है तो उसका यानी कि जब शायद वो अगले साल वो 3 वर्ष का हो जाएगा, तो अगले साल जब 3 वर्ष का हो जाएगा तो उससे क्या करेंगे, यानी 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे को प्री स्कूल यानी कि बाल वाटिका, आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल की उपलब्धता कराई जाएगी। टर्म ये याद कर लेना, टर्म ही पूछी जा रही है इसमें, यानी कि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है एजुकेशन में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में का जो जितने भी क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं टर्म पर। अभी जैसे टर्म आई थी एक बाल वाटिका, यानी कि अब क्या करा है, प्री स्कूल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो क्या नाम रख दिया है? आंगनवाड़ी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए बाल वाटिका। क्या रख दिया था? बाल वाटिका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, तो इसको भी याद कर लेना, बाल वाटिका। मेनली इस वर्ड को याद कर लेना, बाल वाटिका। समझ में आ गया? यानी कि 2 समूह में बांट दिया हमने। 3 से 8 वर्ष वाले में 3 से 8 वर्ष के 2 समूह बट गए। अब 3 वर्ष से 8 वर्ष के 2 समूह बट गए, तो पहला समूह क्या बटा? 3 से 6। 3 से 6 का जो बच्चा हुआ प्री स्कूल में जाएगा, यानी कि बाल वाटिका में जाएगा। और बाल वाटिका में क्या करेगा वो? मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल की यानी कि उपलब्धता सुनिश्चित करी जाएगी उसकी, और उसे क्या करा जाएगा? उसे शिक्षा दी जाएगी। और शिक्षा कैसी दी जाएगी? अभी आप जब पढ़ोगे तो अपने एक तरह से ये मान के चलो कि अपने टाइम को ये कहोगे कि हम तो पिटते थे और हम तो स्कूल में बैग लेके जाते थे, ये सब चीज़ें लेके जाते थे। अब जो बच्चे आ रहे हैं उनके बचे हैं, तो चलिए उस चीज़ को भी आगे पढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं सेकंड, यानी कि दूसरा समूह। दूसरा समूह क्या कहता है? 6 से 8 वर्ष तक के बच्चे के, यानी कि जो बच्चा होगा वो प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और 2 में जाएगा, यानी कि शिक्षा प्रदान करेगा। क्या करेगा? कक्षा 1 और 2 में जाएगा। अब कक्षा 1, हाँ एक और चीज़ में ध्यान रखना, जिस टाइम पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, आप जॉब कर रहे होगे, आपका बच्चा होगा, यानी कि जो अनमैरिड है उनके बच्चे हो जाएंगे, और बच्चा हो जाएगा तो ये ध्यान रखना कि अपने बच्चे का क्या कराना? बाल वाटिका यानी आंगनवाड़ी में रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना, या और दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना। 2 चीज़ मेन है आगे वाली पॉलिसी में, कि अगर ये नहीं होगा तो आपको हायर एजुकेशन या फिर कहीं भी आपका एक तरह से एजुकेशन फील्ड में घुसना नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, वो अभी कारण जब आप पढ़ोगे पूरी चीज़ें तब समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपके आ गई पहली और दूसरी क्लास। क्या आ जाएगी?
यानी 6 से 8 में क्या आ जाएगा, पहली और दूसरी क्लास। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ऊपर वाले के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी द्वारा 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य क्या है कि 100% नामांकन आ जाएंगे, सभी बच्चे पढ़ने लगेंगे, जो लिंग भेद की जो भेदभाव है उसे ख़त्म होकर 100% नामांकन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो नामांकन वाली कहानी आ गई, ठीक है, क्या आ गई, नामांकन वाली कहानी भी आ जाएगी, पर ये होगा नहीं कभी भी। चलो उसका रीज़न सब जानते हैं क्यों नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद में 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। ये आपको ऊपर पढ़ा दिया गया है तो ये आपको पता ही होगा। फॉर्मूला याद कर लिया, यानी 5 + 3 + 4 यानी कि 5 3 3 4। इसको याद कर लेना इस फॉर्मूले के बिना, और इस फॉर्मूले से ही कई क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी कि कई एग्ज़ाम बच्चों के बर्बाद हो चुके हैं इस फॉर्मूले की वजह से, ठीक है। 5 3 3 4। अब आता है सबसे पहले, यानी कि अब 5 3 3 4 के फॉर्मूले को समझते हैं। यानी कि 5 3 3 4 के फॉर्मूले को समझ लो, और इस फॉर्मूले के बिना ये आप कुछ भी करना नामुमकिन है। अगर आपने ये फॉर्मूले को हल्के में ले दिया तो आपको NEP 2020 हल्के में कर देगी। क्यों? आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर काम भी करना है, ठीक है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में जब काम करोगे तो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी रटी होनी चाहिए। और जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हर हालत में एजुकेशन सेमिनार होते हैं। एजुकेशन सेमिनार में खासकर जो जैसे लाइब्रेरियन है या फिर जो इन तरह के जो टीचिंग जॉब्स होती हैं, उसमें क्या करा जाता है, उसमें आपको जो एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जैसे आप जो टीचर हैं उनका तो सेमिनार 1 या 2 दिन के होंगे, आपके एक्स्ट्रा दिन के हो जाते हैं, क्योंकि आपको सारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया जाता है, एजुकेशन पॉलिसी की सबकी चीज़ों के बारे में रटाया जाता है। अगर आपको पता होगा तो आप थोड़ा सा बचने की यानी कगार पे रहोगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लेते हैं पहले 5 का। यानी कि पहले 5 का क्या लेते हैं कि पहले 5 में क्या है, सबसे पहली बात आती है 5 वर्ष। यानी कि ये क्या होगा, फाउंडेशन क्या होगा, एक तरह से फाउंडेशन के तौर पर। यानी कि जैसे हम क्या करते हैं, जब अपना घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, फाउंडेशन करते हैं ना, यानी कि पूरी की पूरी फाउंडेशन करते हैं, नींव तरह रखते हैं। तो वही चीज़ें क्या है, पहले 5 साल में क्या है, हमें फाउंडेशन करनी है। पहले 5 साल में क्या है, पहले 3 साल और उसके बाद 2 साल। यानी कि पहले 3 साल और उसके बाद 2 साल। पहले 3 साल क्या है, पहले 3 साल क्या है, प्ले स्कूल, और उसके बाद क्या है, पहली और दूसरी क्लास। यानी पहली और दूसरी क्लास तक क्या करा है, 5 साल का इन्होंने क्या रख दिया है, फाउंडेशन। और फाउंडेशन में क्या है, इससे बच्चे खेल के द्वारा शिक्षा प्राप्त करेंगे। इस समय कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। यानी कि अब तक आप क्या करते थे कि आपका जब आप भी स्कूल जाते होगे पहली क्लास में, आपका बच्चा ABCD नहीं सीखता, ये नहीं सीखता, फलाना नहीं सीखता, हमने टेस्ट लिया, आपके नंबर इतने कम आए, ये कम आए। तो वो कहानी अब आपके पेरेंट्स को नहीं सुननी पड़ेगी। क्या कहा जाएगा कि जी आपका बच्चा अच्छा नहीं खेलता, खेल खेल में उसे सिखाया नहीं जाता। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहाँ इस पे हो जाएंगी। और एक बात और, आज जो हम सोच रहे हैं ना कि ये गवर्नमेंट स्कूलों का जो दबदबा है कि गवर्नमेंट स्कूल में यानी टीचर तो भर्ती होना चाहते हैं पर स्टूडेंट आना नहीं चाहते। पर अगर इस तरह ही चलता रहा, देखो आज क्या है, टीचर और एम्प्लॉय या टीचर स्टूडेंट की कमी है गवर्नमेंट स्कूलों में। और क्यों? क्योंकि बिल्डिंग्स और उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। पर एक टाइम ऐसा आना है कि टीचर और जो ये स्टूडेंट है उसका जो रेशियो, अगर गवर्नमेंट चाहे तो एजुकेशन के फील्ड में बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ, और उसे कुछ नहीं करना। यानी उसे कुछ भी नहीं करना और उसे एक तरह से बस एक फैसला लाना है, एक रैंडमली एक नोटिस निकालना है और एक नोटिस निकाल के उसे अधिकार की श्रेणी में रख देना है। क्या कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि जो भी सरकारी नौकरी करता व्यक्ति है
वह अपने बच्चे को उसका बच्चा सरकारी स्कूल के बिना शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। अगर वह शिक्षा प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति को अपने सरकारी पद से निकाल दिया जाएगा। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में है, जैसे कि जापान में है, जैसे कि अमेरिका, यानी कि जो जितनी फॉरेन कंट्री है वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको सरकारी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ेगा, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, चाहे वो नेता का बच्चा हो, चाहे एक झाड़ू मारने वाले का बच्चा हो। ठीक है, तो इस तरह की पॉलिसी अगर इंडिया में आ गई तो क्या होगा, शिक्षा की पद्धति, शिक्षा का स्तर और सब चीज़ सुधर जाएंगी। आपने देखा होगा कि आज के टाइम पर जो टीचर है, यानी कि सरकारी स्कूल का जो टीचर है, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता। अब ये बात सोच के देखिए, जब आप देखो, और वो उसका कारण देखो, मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ, मुझे पता है कि उसका कारण क्या है कि आज के टाइम पर बहुत सी यूनिवर्सिटी ठीक है, बहुत सी यूनिवर्सिटी क्या करती है, बच्चों को डिग्री फ्री में बांटती है। किसकी? बीएड की। और डिग्री फ्री में बांटती है। दूसरा बच्चा क्या कहता है, जब एडमिशन लेता है, एडमिशन लेने के टाइम पर उसकी, यानी कि जब काउंसलिंग होती है तो वो क्या कहता है, या तो मुझे आप क्या करोगे, पैसे ले लो, पैसे लेकर मैं क्लास में एक दिन में नहीं आऊँगा। क्या कहता है, क्लास में एक भी दिन नहीं आऊँगा। फिर अगर उसे ये कहा जाए कि क्या ना 75% अटेंडेंस है, ठीक है जी, मैं आपके कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहा और मैं कहीं और ले लूँगा। इस तरह की कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेंगी और यही कारण है कि बीएड की या फिर शिक्षा स्तर की क्या हो रही है, कमियाँ होती जा रही है। और दूसरी कमी क्या है, दूसरी कमी ये है कि जब शिक्षा, चलो मान लिया ये सब चीज़ें, बच्चा स्टूडेंट ने क्या ना अपना यह ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बीएड कर ली, पर बीएड करने का मतलब ये है कि आपको टीचिंग के स्किल्स, खड़े होकर पढ़ाना, और जो है यानी कि जैसे कि मान के चलिए सामने वाले ने आपसे, जैसे कहते हैं ना कि आपने क्वेश्चन की गेंद फेंकी, सामने वाले ने कैच कर ली, सामने वाले ने फिर एक आपकी तरफ क्वेश्चन फेंक दिया, फिर आपने, यानी कि आपको क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए कि जो आप उससे इंटरेक्ट कर सको, आप उसके प्रश्नों को उत्तर दे सको, आप उसको सेटिस्फाई कर सको। यानी कि जब आप अपने स्टूडेंट को सेटिस्फाई कर दोगे, जब आप अपने स्टूडेंट को संतुष्ट कर दोगे कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको पढ़नी है और इससे ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो क्या वो आपको परेशान करेगा? क्या वो आपसे दूर भागेगा? क्या वो आपके पास, यानी कि 75% अटेंडेंस की कहानी रहेगी? कभी भी नहीं रहेगी। और बल्कि वो शांत हो गया आपकी कहानी सुनेंगे और वो कहेंगे जी कब है यार, कौन सा पीरियड हो गया, दूसरा पीरियड सर का कौन सा है, तीसरा पीरियड है, पता नहीं कब जाएंगे पीरियड, पहले दो। इस तरह की अगर जिस टाइम आपके यानी कि टीचिंग स्किल्स में इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी तो ये सब चीज़ें आपके साथ टाइम होंगे। आपने देखा हो कि जब, यानी कि आप यूट्यूब पर और जो यानी इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते होंगे, बहुत सभी स्टूडेंट एक्टिव रहते होंगे, पर एक चीज़ और देखी होगी कि बहुत सी जगह ये देखा होगा कि स्टूडेंट रो रहे हैं अपने टीचर के, वो छोड़ के जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, यानी कि क्यों इस तरह का हो रहा है, क्यों लाखों में एक इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि आपका यानी कि जो टीचर है, जैसे टीचर का लगाव क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के आज भी, यानी कि मान के चलिए, मैंने भी ये मान के चलिए हमारे जो फादर है, यानी कि हमारे जो फादर है वो भी एक तरह से टीचिंग फील्ड में ही है, तो टीचिंग फील्ड में ये है, और उनके जो टीचर हैं, यानी कि उनके जो टीचर हैं, जैसे कि मान के चलिए उनके टीचर की जो एज मान के चलिए 80 प्लस के समथिंग है, वो भी कभी मिल जाते हैं, तो आज भी वो स्टूडेंट और जो टीचर का लगाव है वो रहता है। आज भी जो जितने भी, ये मान के चलिए, ये कहने की बात है, देखो आप सब उस दौर में हो, यानी कि जो नई पीढ़ी का बच्चा है वो उस दौर में है जहाँ पर टीचर को दंड देना, पीटना, मारना
अलाउड नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? मारना अलाउड नहीं है। पर वहीं पर जो हमारे पेरेंट्स थे, जो हमारे शिक्षक थे, जो यानी कि हम भी उस पीढ़ी से निकले, क्योंकि हम जितना भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति 2 पीढ़ी का है, यानी कि 2 पीढ़ी का मतलब क्या है आप ये समझिए। 2 पीढ़ी का मतलब ये, 1 मिनट, 2 पीढ़ी का मतलब ये कि जो 2000 से पहले पैदा हो रहा है, और मतलब 1900 की वाली पीढ़ी में और 2000 वाली पीढ़ी में, यानी कि 20वीं सदी में और 21वीं सदी में जो पैदा हो रहा है, उसने ये सब चीज़ें देखी। वो पिटा भी है और वो आज सक्सेसफुल भी है। यानी कि वो पिटा भी है और सक्सेसफुल भी है, पनिशमेंट भी खाई है उसने, मतलब पिट के भी, और उसको क्या है, सक्सेस। जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो एक तरह से मान के चलिए, अगर किसी ने कह दिया ये है जी, हाँ जी यही है, दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, वही भेड़ चाल वाली बात हो जाएगी कि सब इस तरह की संगत में चलते चल जाएंगे। और कहीं ना कहीं इस तरह का दौर भी हो सकता है अगर एजुकेशन को संभाला ना गया तो। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई आपको? यहाँ तक का थोड़ा सा भाषण भी समझ में आ गया होगा कि क्या है। यानी कि पुराने ज़माने में आप अपने पापा से पूछिए, यानी कि पिताजी से पूछिए, अगर वो एजुकेटेड है, उन्होंने, चाहे वो उनकी जो 5वीं क्लास है, यानी कि उनकी जो 10वीं क्लास है, और ख़ासकर जो यूपी बोर्ड से है, मैं भले ही सीबीएसई बोर्ड से हूँ, यानी सीबीएसई बोर्ड से पास आउट हूँ, पर मैं तारीफ़ यूपी बोर्ड की करूँगा। क्यों यूपी बोर्ड की तारीफ़ करूँगा? क्योंकि, और यूपी बोर्ड की तारीफ़ करने का एक रीज़न है मेरे पास। एक रीज़न क्या है, आज भी, यानी कि मान के चलिए मैं पास आउट हुआ था, हाँ 2013 में पास आउट हुआ हूँ। ठीक है, तो 2013 में यूपी बोर्ड, यानी कि 12 के बाद 13 में से यूपी बोर्ड की कॉपियों चेक करने के नंबर, यानी कि पैसे बढ़े थे। ठीक है, एक तरह से ये मान के चलिए पैसे बढ़े थे। तो उस टाइम से, यानी कि 2013 से लेकर 2013 से लेकर, और आज क्या है 2023 है, अब तक का जो रिज़ल्ट है यूपी बोर्ड का वो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एडवांसमेंट आते जा रही है, सीबीएसई किताब आ गई है। अब इस तरह से तो क्या है, सीबीएसई का कोर्स नॉर्मल कोर्स है, पर जब आपके पिताजी या फिर आपके जो बड़े हैं उन्होंने कभी यूपी बोर्ड से पढ़ा होगा, तो उनसे एक चीज़ पता करना कि मैथ्स में कितनी किताब थी, यानी कि मैथ्स में कितनी किताबें थी। पेपर जो होते थे उनके 2-2 पेपर होते थे, 3-3 पेपर, यानी कि 2-2 पेपर होते थे। 3-3 पेपर इसलिए हो जाते हैं, प्रैक्टिकल हो जाता, तो क्या था, और उसमें भी मैक्सिमम अगर किसी के 55 और 60 नंबर आ जाते थे ना, तो ये मान के चलो पूरे ज़िले में हल्ला मच जाता था। इस तरह के कारण थे उस टाइम पे, इस तरह की टफ कॉपियाँ चेक होती थी। और ये मान के चलो कि टफ कॉपी चेक होनी, अभी भी जो आप ये सोचते हो ना, ये बहुत सारे बच्चे डीयू में पढ़े होंगे, यानी कि डीयू में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी सीसीएस में पढ़ रहे होंगे, तो वो क्या है, उन्होंने ये चीज़ देखी होगी कि डीयू में जो जब से सेमेस्टर आया तब से बहुत नंबरों की भरमार है, बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे कि कैसे हलवा सा हो ना, वैसे बढ़ता जा रहा है। पर जो पुराने, यानी कि ईयर वाइज था, उस टाइम पे देख लो 45 लाना, 50 लाना, 60 लाना, ये मान के चलो जो 60, जिसके 60 आ गए ना डीयू में, 55-60% आ गए, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट था। क्यों? क्योंकि लाना ही मुश्किल था। सीसीएस में अभी तो मान के चलो अच्छे नंबर आ रहे हैं, सीसीएस में अच्छे नंबर क्या, गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ के देख लो, गवर्नमेंट कॉलेजों में, वैसे तो प्राइवेट कॉलेजों का वो बैकग्राउंडली कहानी है कि प्राइवेट कॉलेजों के बच्चे के नंबर अच्छे आते हैं। वो कहानी कभी आप जब खुद टीचर बन जाओगे और डीपली जब एजुकेशन फील्ड में आ जाओगे तब समझ जाओगे उस चीज़ को कि वो कहानी क्या है। चलिए अब इसे पढ़ते हैं, नहीं तो टाइम वेस्ट हो रहा है। ये सब चीज़ें कभी टाइम से बात करते हैं। तो
अब आते हैं यानी कि अब दूसरे 3 का, यानी कि पहले हमने 5 का ले लिया, यानी कि 5 की कहानी समझ ली। अब +3 यानी अब दूसरे वाले 3 की कहानी समझते हैं। यानी कि इसका मतलब होगा एक तरह से ये क्या होगी, प्री पार्टीशन, यानी कि क्या होगा, प्रीपरेटरी स्टेज होगी। और इसमें क्या होगा, इसमें देखो इस स्टेज में आपका 3 कक्षा, 4 कक्षा और 5 कक्षा, यानी कि 3 कक्षा ऐड होंगी। और कौन कौन सी कक्षा, 3, कक्षा 4, कक्षा 5। और ये क्या होगा, एक्टिविटी और स्टडी बेस, यानी कि जितना खेल कूद काम वाम सब करोगे, प्रोजेक्ट वर्क ये सब चीज़ें करोगे वो आएंगे। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जितने भी जो लैंग्वेज होंगी वो कौन कौन सी लैंग्वेज होंगी, एक होगी मदर टंग और एक होगी नेशनल भाषा, यानी कि मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा व स्थानीय भाषा। इसमें क्या कहा गया है, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषा। इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया आपका एग्ज़ाम। जो पहली वाली स्टेज थी उसमें एग्ज़ाम नहीं था, वो थी 5 वाली, यानी कि 5 था। 5 के कैटेगरी क्या रखी गई थी, बताओ जल्दी। 5 की कैटेगरी क्या रखी गई थी, 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया था। और 2 कैटेगरी कौन कौन सी थी, एक थी 3 से 6 और दूसरी थी 6 से 8, जिसमें पहली और दूसरी क्लास थी। ठीक है, ये वाली कहानी आपने समझ ली, यानी 2 वर्ष वाली और जी। ठीक है, अब इसमें क्या गया है, इसमें क्या है, बच्चों को मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा व स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। क्या इसमें दी जाएगी, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। फिर आगे क्या आएगा, इसमें क्या होगा, करके यानी कि शिक्षा देने की पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, यानी कि एक्टिविटी बेस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, एक्टिविटी बेस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। अब आते हैं आपके अगले 3 का वर्ष पर, यानी कि अगले 3 वर्ष में क्या आएगा, मिडिल स्टेज। क्या कहा गया है, मिडिल स्टेज। हर स्टेज की एक कहानी है, यानी कि पहले में क्या गया, आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, दूसरे में एग्ज़ाम होगा, तीसरे में इंडियन लैंग्वेज। याद कर लेना, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब जी आपका बच्चा क्या बनेगा, यानी कि इस 3 स्टेज में 6ठी, 7वीं, 8वीं करेगा। यानी कि 6ठी, 7वीं, 8वीं में क्या होगा, इसमें क्या आया कि 6ठी, 7वीं, 8वीं के जब बच्चा पढ़ रहा होगा तो उसे क्या सिखाया जाएगा, कंप्यूटर कोडिंग, यानी कि क्या सिखाई जाएगी, कंप्यूटर कोडिंग। वोकेशनल एंड टेक्निकल चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। वोकेशनल चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि किसी को जो आपके फ्रिज ठीक करने आते हैं, रेफ्रिजरेटर ठीक करने आते हैं, तो वो वोकेशनल डिप्लोमा ले रखते हैं, यानी कि वोकेशनल चीज़ों का डिप्लोमा ले रखते हैं। और जैसे कि दिल्ली के स्कूलों में और बहुत से स्कूलों में वोकेशनल कोर्सेज़ है, यानी कि वोकेशनल कोर्सेज़ की पढ़ाई होती है। जैसे कि एक स्कूल है, जैसे कि मेरे भाई का स्कूल जहाँ का मतलब एक तरह से टीचिंग करता है, वो दिल्ली के स्कूल में है। तो वहाँ पर क्या है, वोकेशनल कोर्स है। 11th 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, वोकेशनल कोर्स है। तो वो जो टर्म है, वोकेशनल टर्म वाली जो क्या करेगी, 6ठी, 7वीं, 8वीं में कर दी गई है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखो, वो भी आ जाएगी। फिर है मैथ, साइंस, आर्ट्स, यानी कि मैथ, साइंस, आर्ट्स की कहानी आ गई। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब इसमें क्या आया, हर चीज़, यानी कि मैंने कहा ना, हर कोर्स की यानी हर साल की कुछ ना कुछ कहानी है। अब इसकी कहानी क्या है, इसमें क्या होगा, एक वोकेशनल या टेक्निकल शिक्षा की प्राप्त कर सकते हैं और उसके मार्क्स भी इंक्लूड होंगे। यानी कि क्या पहले क्या होता था, जैसे आपको कह दीजिए वोकेशनल कोर्स है, इसके नंबर क्या, बस पढ़ना है आपको, ये नहीं कि पास करना ज़रूरी है या फिर इसके मार्क्स जुड़ेंगे, नहीं तो उसके मार्क्स जुड़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या आया, इसमें आप भारतीय भाषाओं में क्या पढ़ सकते हो, यानी भारतीय भाषा एक पढ़ सकते हो। क्या कर सकते हो, भारतीय भाषा जो है वो भी पढ़ सकते हो। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। यानी पहला 5 ख़त्म हो गया, दूसरा 3 ख़त्म हो गया, तीसरा 3 ख़त्म हो गया। अब चलते हैं आखिरी के 4 पर, यानी कि 4 की कहानी पढ़ते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे। चलिए, अब आखिरी के 4 की बात क्या कहती है, सेकेंडरी स्टेज।
सेकेंड स्टेज में क्या करा, देखो हम क्या करते हैं, जैसे आपका कोई सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ होगा तो आपने 10वीं की मार्कशीट पे लिखा होगा सेकेंडरी, और 12वीं की मार्कशीट पे लिखा होगा सीनियर सेकेंडरी सॉरी। तो ये सब चीज़ें लिखा होंगे, तो इन्होंने कर दिया सीधे ही सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या कर दिया, 9वीं करो, 10वीं करो, 11वीं करो, 12वीं करो। क्या करना है, 9वीं करनी है, 10वीं करनी है, 11वीं 12वीं। एक और कहानी ख़त्म हो गई, जो कास्ट सिस्टम था, यानी कि एक तरह से कास्ट सिस्टम क्या है हमारे जो यानी कि 12वीं तक 10+2 में क्या था, एक तरह से भेदभाव वाला, जैसे कास्ट लाइक कास्ट सिस्टम के लिए तरह से सभी को भेदभाव मुक्त कर दिया गया है इस एजुकेशन पॉलिसी में। वो क्या था, देखिए रुकिए, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, ये वाली कहानी थी, और ये वाली कहानी ख़त्म कर दिया गया है नो स्ट्रीम पॉलिसी, यानी कि नो स्ट्रीम पॉलिसी। साइंस वाला बच्चा कहता था कि हम सुपीरियर है, हमने ज़्यादा नंबर लेकर साइंस से पास होके यानी कि साइंस स्ट्रीम ले ली। पर अगर आप उसी कहानी का एक सिरा साइंस के तौर पर ये देखोगे, पर दूसरा सिरा ये देखोगे कि जब वो 11th में क्या होती थी, पूरे के पूरे जो क्लास का यानी कि एक बच्चे से लेकर आखिरी बच्चे तक की कंपार्टमेंट आई रहती थी। किसी की मैथ्स में कंपार्टमेंट है, तो किसी की कंप्यूटर साइंस में कंपार्टमेंट है, किसी की केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट है। तो इतने ही होशियार थे, या इतने ही जो अपने आप को जो बच्चा ये कह रहा है कि कैटेगराइज कर रहा है, तो वो नंबर भी तो अच्छे ला सकता है, या फिर वो मेहनत ज़्यादा करके और भी तो चीज़ों को बैलेंस कर सकता है। अब कॉमर्स वालों की भी इस तरह की कहानी थी। वो क्या करते थे, यानी बस वहाँ पर ये था कि मैक्सिमम 50 की क्लास है, 10 बच्चों का कहानी थी इस तरह की। आर्ट्स वालों के जो बच्चा पहले से इस एसएसटी में ठीक था, वो तो ठीक था एसएसटी और हिंदी में, क्योंकि वो हिंदी में और इस चीज़ को लिखकर अपनी कहानी लिखकर चल जाता था। पर जो नहीं था उसके डामाडोल हो जाता था जी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में। मैक्सिमम जो आर्ट्स वाले बच्चे थे, कहने की बात नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज में उनका डामाडोल होता था, और मैक्सिमम एक ये मान के चलिए हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से डामाडोल, हिस्ट्री ज्योग्राफी कह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में डामाडोल होता था। यानी कि तीनों का कहीं ना कहीं डामाडोल की कहानी थी। अब क्या है, नो स्ट्रीम पॉलिसी से एक तो जो भेदभाव है वो ख़त्म हो जाएगा, जिसको भी जो भी सब्जेक्ट चाहिए वो मिल जाएगा। अगर किसी को मान लो जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, मैंने ले लिया जी इंग्लिश, हिंदी ले लिया, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ मैथ्स, ले लेता हूँ ज्योग्राफी, ले लेता हूँ, और एक सब्जेक्ट बता दो भाई कोई सा, फिजिक्स ले लेता हूँ, और यानी एक मान लो बिजनेस ले लिया, ठीक है, बिजनेस स्टडी ले लिया। तो ये खिचड़ी पका के मैं ले सकता हूँ, यानी कि ये खिचड़ी पक सकती है अब, ठीक है। इनका ये कहना है नो स्ट्रीम पॉलिसी, कुछ भी बच्चा ले सकता है। और जब क्या नाम जब सब्जेक्ट को यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात आएगी तब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे सब। चलिए, यानी मल्टी सब्जेक्ट की कहानी मैंने आपको बता दी, नो स्ट्रीम की कहानी बता दी। अब क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करी गई, यानी कि बच्चे को क्या बनाया जा रहा है, एक तरह से क्रिटिकल थिंकिंग की बात करी जा रही है, और उसे क्या कहा जा रहा है, इसमें बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग की पढ़ाई कराई जाएगी। जैसे यूपीएससी में अगर गांधी जी अहिंसावादी ना होते तो क्या होते, बताओ आप। अगर जैसे कि मान के चलिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछने लगे कि अगर सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, अगर सुभाष चंद्र बोस जी हमारे वो क्या थे बताओ, आर्मी मैन की जगह एक लेखक होते, यानी कि आप का कहना है आप
किसी मान के चलिए कोई कुम्हार है, अगर वो कुम्हार ना होता तो वो क्या होता। तो ये कहानी कही गई है, यानी कि ये कहानी आपको क्रिटिकल थिंकिंग सोचने पर मजबूर कर दी जाएगी और इस तरह की कहानी आपको बनानी पड़ेगी, यानी कि ये सब चीज़ें। इसके बाद क्या है, इसमें अब स्ट्रीम की यानी कि स्ट्रीम नहीं होगी, पहले जैसे साइंस आर्ट्स ये सब चीज़ें होती थी, ये आपको मैंने समझा ही दिया है। आगे चलते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे अपने मनपसंद कोई भी विषय को ले सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री और ये सब चीज़ें कोई भी ले सकता है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल आपको लिख दिया था। इसमें क्या आएगा, इसमें बच्चे अपनी पसंद की एक फॉरेन लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं, परंतु चीन की भाषा को नहीं। ये जो टॉपिक था, ये वाला जो टॉपिक था, ये क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि इसमें जो था, इसमें क्या आया था क्वेश्चन, मैं भी बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन इस तरह का था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एज इट इज़ एज इस तरह का क्वेश्चन मतलब टॉप लिखा हुआ था ऑप्शन में। तो ये पता होना चाहिए कि आपको चीन की भाषा नहीं पढ़ाई जानी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर चीन की भाषा नहीं पढ़ाई जानी है तो गवर्नमेंट कुछ अच्छा ही सोच रही है। भाई आप ये बात मान के चलो, जो देश की सीमा पे खड़ा है और आप भी जो अगर क्या नाम, ये मान के चलिए अगर सेना में जाते हो तो आप भी कभी ना कभी देश की सीमा पे खड़े होंगे, तो वो आदमी, एक तो आदमी आपको मारने की कगार में बैठा है और दूसरी तरफ कहता है कि मैं तेरा दोस्त हूँ, तो वो सही नहीं है ना। यानी कि एक तरह से वो चीज़ें सही नहीं है, और वो चीज़ सही नहीं है तो सीधे सीधे यही है कि बाइकाट कर दो सब चीज़ों का इसका। पर बाइकाट इस तरह से आसानी से नहीं करा जा सकता, धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे ये सब चीज़ें ख़त्म करी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं, यानी कि आपने क्या कर ली, अब आप निकल गए 5 + 3 + 3 + 4 को पार कर कहाँ आ गए, एजुकेशन के फील्ड में। यानी कि अब आ गए आप एजुकेशन के बड़े फील्ड में, यानी कि ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन होगी 4 साल की, यानी कि जो एक आपने डीपी सिंह, शायद से डीपी सिंह थे, जो डीयू के जो प्रोफेसर बोल रहा हूँ, वीसी थे, उन्होंने क्या करा था, 4 ईयर प्लान शुरू करा था। यानी कि 4 ईयर प्लान शुरू करा था, और 4 ईयर प्लान शुरू किया था तो वही कहानी दोबारा आई थी, अब आ गई है कि 4 ईयर यानी कि 4 साल की अब होगी ग्रेजुएशन। अब 4 साल की ग्रेजुएशन का कहानी क्या है, सबसे पहले साल आपको दिया जाएगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में दिया जाएगा सर्टिफिकेट। यानी कि आपको ये पता ही है कि भाई हम जब 6 महीने या फिर 1 साल का कोर्स करते हैं तो उसे सर्टिफिकेट कहते हैं। वही कहानी यहाँ पर दोहराई जाएगी कि बैचलर इन यानी सर्टिफिकेट इन इतना, सर्टिफिकेट इन ग्रेजुएशन, सर्टिफिकेट इन यानी डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन, इस तरह कुछ होगा, जो भी आगे चीज़ें पता चलती जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा डिप्लोमा। यानी कि 2 साल में क्या मिलेगा, डिप्लोमा। 3 साल में क्या मिलेगा, डिग्री। जैसे अभी आपको 3 साल में मिलती है डिग्री, ये 4 साल में क्या होगा, रिसर्च। अब इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी ये, मान लो आपने किसी ने सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लिया अपना डिप्लोमा, जैसे कि बहुत सी कंट्रियों में क्या है, जब आप करते चल जाते हो तो वो आपके एक तरह से रिवॉर्ड के तौर पर आपके यानी कि एक आईडी में अटैच होते चले जाते हैं, और उसमें अटैच हो गई। जैसे कि मान के चलिए आपने यहाँ पर डिप्लोमा तक पढ़ ली, और डिप्लोमा के बाद आपने अपनी जॉब करी, और उसके कुछ टाइम बाद फिर आपको क्या करना है, यानी कि अपनी डिग्री ये 3 नंबर और 4 नंबर कंप्लीट करना है। तो आपने 5 साल बाद फिर एडमिशन, यानी कि अपना एक साल और डालकर ये कंप्लीट कर लिया, और 1 साल और डालकर ये कंप्लीट कर लिया। तो ये सब चीज़ें जैसे फॉरेन कंट्री में चलता है, वो सब चीज़ें उस चीज़ पर अब चल रही है पॉलिसी, और ये अच्छा भी है। यानी कि यार देखो, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि अपना 1 साल करा, 2 साल करा, और तीसरे साल यानी कि लास्ट ईयर ग्रेजुएशन करने के उसकी बहुत सारी समस्या हो जाती है। और या लड़कियों की ये समस्या, शादी वादी हो जाती है, लड़कों की ये समस्या है कि उसे जॉब के चक्कर में अपनी ग्रेजुएशन छोड़नी पड़ जाती है, फिर इस तरह की चीज़ें छोड़नी पड़ जाती है। तो वो क्या है, वो सब चीज़ें आप देखने के लिए नहीं मिलेगी। भाई समस्या है, जब आप सेटिस्फाई हो सको, आपके पास पैसा हो सके या इस तरह की चीज़ें हो सके, आप दोबारा कर लो, टाइम हो,
ठीक है, ये सब चीज़ें कही गई है। यानी कि इसमें क्या कहा, इसमें री एंट्री कर सकते हैं बच्चे, जैसे किसी बच्चे ने सेकेंड ईयर किया और सेकेंड ईयर के कारण किसी के कारण से वह छोड़ देता है, तो कुछ वर्ष बाद फिर अपना एडमिशन को ले सकता है। ये सबसे अच्छी पॉलिसी लगी मुझे, और तो अलग ही मान के चलिए। आगे चलिए, आगे आते हैं। अब पोस्ट ग्रेजुएशन की कहानी क्या है, वही 2 साल की। यानी अगर जैसे कि आपने देखा होगा किसी ने MCA की कहानी सुनी है। MCA 3 साल की, ठीक है। और किसी ने जिसने BCA करी हुई है, यानी कि BCA करी हुई है, तो उनके लिए क्या होता है, बहुत सी जगह लेटर एंट्री के तौर पर 2 साल की कर दी जाती है। यानी कि इस तरह की जगह 2 साल की मिलती है। आपने 2 साल की और 3 साल की जो MCA देखी होगी, वो यही कहानी है। जैसे BSc IT वाला MCA कर सकता है, ठीक है। BSc मैथ्स वाला भी ऐसे MCA कर सकता है, तो वही कहानी। और जो BCA वाला है वो क्या कर रहा है, 2 साल की। और जो इस तरह के कोर्स है वो वाला कर रहा है 3 साल की। तो वो कहानी, वही कहानी यहाँ पर दोहराई गई है। अब क्या होगा, PG जो हो जाएगी आपकी 1 साल की और 2 साल की। जिसने यहाँ पर, यानी कि ये ऊपर के 3 तो कर ही रखे, यानी कि यहाँ तक करा है, तो उसके लिए 2 साल की। और जिसने ये 4 करे हुए हैं, यानी 4 साल अपने ग्रेजुएशन की करी हुई है, तो उसके लिए क्या होगी, 1 साल की। यानी कि उसे वही मिल जाएगा भाई, 3 + 2 में पहले ये होता था, अब क्या है 4 + 1 हो जाएगा, ठीक है, में PG मिल जाएगी। तो इसमें क्या होगा, जिसने 4 वर्ष की ग्रेजुएशन की है उसे 1 वर्ष की करनी होगी, और जिसने 3 वर्ष की करी है उसे 2 वर्ष की करनी पड़ेगी, ठीक है। MPhil की कहानी ख़त्म हो चुकी है। MPhil की आपने कहानी, यानी कि अब MPhil कहीं भी नहीं होती, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब होती है सीधे PhD, यानी कि PhD होगी। अब पॉजिटिव बातें और नेगेटिव बातें देख लेते हैं। पॉजिटिव बातें क्या है, पॉजिटिव बातें के तौर पर सबसे पहला आएगा GDP का 6%। क्या आ जाएगा, GDP का 6%। दूसरी कहानी क्या है, स्कूल फीस को फिक्स कर दिया जाएगा। यानी कि इसमें स्कूल फीस जो होगी फिक्स होगी, किसी भी ये नहीं कि अपने मन मर्जी के इतने पैसे होंगे तो मैं एडमिशन दूंगा, नहीं होगा तो वो नहीं दूंगा। तो इस तरह की कहानी ख़त्म हो जाएगी। फिक्स यानी कि फिक्स फीस के तौर पर आ जाएगी कहानी। फिर क्या आएगा, वोकेशनल पर ज़्यादा जोर दिया गया है और ज़्यादा सीखने पर जोर दिया जाए। यानी कि सीख कर खुद करो, सीखो और उस पर कार्य करो, यानी कि उस पर एजुकेशन का जोर दिया गया। जैसे कि आपने साउथ कोरिया और जापान के जो स्कूल हैं, वहाँ पर क्या है, एजुकेशन का सिस्टम एक तरह से टफ ही मान के चलो। 10-10 घंटे यार इतना पढ़ता कौन है। वैसे भी यही बात है कि वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम टफली है, और वही टफली एजुकेशन सिस्टम क्या है, वो क्या है, सीखने पे ज़्यादा जोर देते हैं। यानी कि बच्चे को टफ एजुकेशन के तौर पर सीखने पे भी ज़्यादा जोर देते हैं कि ये चीज़ें एक प्रोजेक्ट पर। जैसे कि अब जापान की बात लेके चलो, जापान में आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं उनको टाइम दिया जाता है सोने वोने का। क्यों दिया जाता है भाई, सुबह शाम तक जब आप ये मान के चलो नौकरी के तौर पर वो स्कूल में जाते हैं। क्यों, जब आप एजुकेशन सिस्टम पढ़ोगे तो एजुकेशन सिस्टम में अगर आपने उनका एजुकेशन सिस्टम पढ़ा, और एक तरह से ये मान के चलो आप ये कहोगे यहीं अपना क्या नाम 5 घंटे हम 6 घंटे पढ़ के निकल के आ जाते हैं स्कूल से, वही अच्छा है हमारा। तो वो सब चीज़ें वहीं आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें वो क्या करते हैं, बस ये है कि वो करके सीखने में ज़्यादा जोर देते हैं। अगर किसी ने बच्चे ने कह दिया जी ये मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ या इस पर चीज़ें दे रहा हूँ, तो स्कूल उसकी मदद भी करेगा, स्कूल उसके टीचर भी प्रोवाइड कराएगा, और उससे कहेगा जी ये नहीं ये करो, इस तरह से आपकी ये हेल्प होगी। यानी कि वहाँ पर करके सीखने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषा में ज़्यादा जोर दिया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब ये बात मान के चलो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ आज। आपका बच्चा है, आपके बच्चा पहले यानी कि पहला साल हुआ, दूसरा साल हुआ, तीसरा साल हुआ, आपने स्कूल में डाला,
आप हो जी बंगाली हो जी, आप हो गुजराती हो जी, आप हो और कौन सी भाषा है, आप हिंदी भाषा के हो जी, आप क्या हो आसामी हो जी, आप क्या हो मलयाली हो जी। ठीक है, ये सारे के सारे अलग अलग भाषा के हैं। ठीक है, यानी कि ये 3 साल का बच्चा इन जो भाषा मैंने बताई है इनमें से है, सबके एक एक बच्चा है। ठीक है, अब स्कूल में भेजा जी, स्कूल में भेजते ही उसे पढ़ाया जा रहा है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉल, ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही है। मातृभाषा में क्या कराया जा रहा है, चल पढ़ लेगा, ये भी हिंदी इंग्लिश कौन पढ़ता है आप। और आप क्या कहते हो, नहीं जी मेरा बच्चा तो इंग्लिश सीखने जा रहा है, इंग्लिश सीखने जा रहा है, इंग्लिश सीखने जा रहा है, इंग्लिश सीखने जा रहा है। चलो अच्छी बात है, इंग्लिश भी आनी चाहिए, पर इंग्लिश सीख के भी क्या हो रहा है, उसे अपने यानी कि अपने जो उसकी जो 3 साल तक आपने, और ये मान के चलिए जो पहला एक ये 5 साल होते हैं ना, उसमें बच्चा पूरा डेवलप करा जाता है। मैक्सिमम बस 5 से 6% जो होते हैं वो समय के साथ उसके डेवलपमेंट चलते रहते हैं। यानी कि जो ज्ञान है, यानी कि एक तरह से आपका जो सीखने का जो चीज़ें हैं वो जीवन पर्याप्त चलती रहती है। व्यक्ति जब जन्म लेता है उससे लेकर मृत्यु तक सीखता ही चला जाता है कुछ ना कुछ। तो वो 5% वो होता है जो समय के साथ सीखता है, नहीं तो 95% 90 तक सब 5 साल की एज तक सीख लेता है। अब 5 साल यानी 3 साल 5 साल तो पढ़ा है उसने हिंदी जो आपकी मातृभाषा, और उसे एकदम पढ़ा दो जी अंग्रेजी, फिर कहते हैं मेरा बच्चा कमज़ोर है, ये है फलाना है डिगड़ा। गलती आपकी है। ठीक है, अपने बच्चे को कभी भी, ये एक तो सबसे बड़ी बात है आजकल के जो पेरेंट्स हैं, यानी कि पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे को कैटेगराइज कर देते हैं। कैटेगराइज कैसे कर देते हैं, आप यानी कि सबसे बड़े दुश्मन एक तरह से आप हो। क्यों दुश्मन हो, मेरी बात मान के चलो मैं आपसे, यानी कि आप कर रहे हो EMRS की तैयारी कर रहे हो, और मैं आपको एक दिन आपके सामने आकर अपने और दोस्तों को लाकर आपको इतनी तरह से जलील करूं EMRS के लिए कि तेरे बस की है, ये है फलाना है डिगड़ा है, ये सब चीज़ें, तो आप चाहे कितने भी यानी कितने भी धुरंधर हो, एक बार को आपके मन में भी क्या आएगा, वो सब चीज़ें आ जाएंगी यार कि क्या सही कह रहा है सामने वाला, कि मेरे यानी कि मेरे साथ इस तरह की चीज़ें हो सकती, तो वो क्या होगी, नेगेटिविटी हो जाएगी। और वही चीज़ 10 दिन या 1 महीना चलती रहे, या फिर 1 साल तक चलती रहे, जब तक एग्ज़ाम नहीं, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी आपके से कह दूँ अबे छोड़ दे तेरे बस की नहीं है ये एग्ज़ाम पास करना, इस तरह की चीज़ें कर दूँ, तो क्या होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। और जो सारी की सारी मोटिवेशन ये सब चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी, और आपके वो क्या होगा, एग्ज़ाम का डामाडोल, आप फेल, और आपके रिज़ल्ट में लिखाएगा फेल। वही चीज़ अगर, यानी कि वही चीज़ आप अपने बच्चे के साथ कर रहे हो, यानी कि आपका बच्चा है, अरे यार ये बात मान के चलो, आप मैक्सिमम आज क्या हो 60% के पे बैठे हो, जॉब यानी 60% पे बैठे हो, जॉब के लिए तो एप्लीकेबल हो, और यानी कि हर गवर्नमेंट जॉब में 50%, 60%, 70% मैक्सिमम चाहिए, किसी में भी ये नहीं चाहिए कि 100% के। और प्राइवेट जॉब में भी आज के टाइम पे अगर इस तरह की चल रही है बहुत सारी प्राइवेट जॉब, अब क्या है कि अगर आपके पास स्किल्ड है तो काम यहाँ बैठो, नहीं तो भाग जाओ। ठीक है, ये कहानी हो चुकी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर इस चीज़ पे चलोगे जो मैं बता रहा हूँ, 1, 2, 3 साल के बच्चे को 4 साल के बच्चे को कैटेगराइज करोगे तो वो कभी भी उभरता नहीं जाएगा। इसलिए कहा जाता है टीचिंग फील्ड में जब हम टीचिंग करते हैं तो एक चीज़ कही जाती है, कभी भी अगर आपका बच्चा क्वेश्चन पूछे या फिर इस तरह की जो कुछ भी चीज़ें पूछे तो उसको नज़रअंदाज न करें, उसे उसका अवसर प्रदान करें, यानी अवसर प्रदान करने की कोशिश करें। अगर आपका बच्चा क्या कहता है कि पापा मुझे इस चीज़ में समझ में नहीं आ रहा है, या पापा मेरे नंबर कम रह गए, यानी कि मान लो कम रह गए, अरे यार कम रह गए, 50 नंबर रह गए, 60 नंबर रह गए, 70 नंबर रह गए, तो आप भी तो कभी ना कभी, यानी कि आप हर चीज़ में वो हो, यानी कि धुरंधर हो, या फिर आपसे कोई ये मान के चलो आपने तो वो चीज़ कंप्लीट कर ली,
ठीक है। अब आपसे यानी कि ये EMRS का सिलेबस है, अब आपसे इसे 60% यानी वो पहली क्लास का क्या कर रहा है, वो उसका सिलेबस है, और आप अपना EMRS का सिलेबस 60% यानी कि अभी ला दो 60%। तो वो सब चीज़ें आप अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखो, यानी कि अपने बच्चे को, यानी सामने वाला देखो, आज मैं जो चीज़ कहने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना भी। आप यानी कि बहुत सारे इसमें अनएम्प्लॉयड और एक तरह से घर में या तो छोटे होंगे या फिर एक तरह से बीच के होंगे, ठीक है। कोई जो लेडीज़ हैं वो भी होंगी, कोई इस तरह का भी होगा जो प्राइवेट जॉब कर रहा है और उसके बाद भी इसकी तैयारी कर रहा है, इस तरह के भी बंदे होंगे। आप ये बताओ, जब आपको अपने ही गाली देते हैं, अपने ही ये कहते हैं तो फ्री का खाता है, अपने ही आपको कैटेगराइज करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? आप टूट जाते हो, यानी कि आप क्या करते हो, टूट जाते हो। और वहीं पर जब सामने वाला या फिर कोई और इस तरह की चीज़ कहता है तो आप उसका मुंह तोड़ दोगे, यानी कि उसका क्या कर दोगे, मुंह तोड़ दोगे। पर अपना जब कहता है तो क्या करता है, आदमी पूरी तरह से टूट जाता है, और वो तो बेचारा बच्चा है। यानी इस चीज़ का ध्यान रखो यार। कोई भी, मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने बच्चे को ध्यान रखो थोड़ा सा। भाई डांटना चाहिए हर बच्चे, हर पेरेंट्स को, क्या गलत करे तो बच्चे को डांटना चाहिए, पर कभी भी दूसरे से तुलना मत करो कि क्या ना फलाने का बच्चा है तो इतना है, यानी कि फलाने के बच्चे ने ये टॉप कर लिया। अरे फलाने का बच्चा जब कहीं किसी लड़की को लेके भागता है तब भी तो उसके साथ कंपेयर कर दो। फलाने का बच्चा क्या नाम जब चोरी करता है तब भी तो कंपेयर कर दो। फलाने का बच्चा जब रोड पे बाइक ले जाकर लड़कियों को छेड़ता है तब भी कंपेयर कर लो। तो फिर इस तरह से तो ये सब चीज़ें भी आप ध्यान रखो, यानी कि अपने जो बच्चे के साथ, यानी कि अपने बच्चे को सपोर्ट में लेके चलो। कुछ भी हो, जब सपोर्ट में रहोगे तो आपका बच्चा आपसे कोई भी बात नहीं छुपाएगा, और ये रहेगा कि हाँ पापा कि क्या नाम, मैं इस बार मेरी गलती हो गई और मैं आगे से मेहनत करूँगा। उसे कहो कि बेटा नॉर्मली आप पढ़ो, अच्छे नंबर लेकर आओ, मुझे क्या नाम 100% नहीं चाहिए, पर मैक्सिमम मुझे 60-70, जिससे आपका क्या नाम आगे आने वाला फ्यूचर सही हो। बस कुछ नहीं कहेगा वो, अपना आराम से नॉर्मल पढ़ लेगा, तैयारी करेगा और आपके सामने एक अच्छा रिजल्ट और ला के रख देगा। अगर उसे कैटेगराइज करोगे तो वो भैया प्रेशर, आज के टाइम पे प्रेशर हर जगह से, और खासकर लड़कों पर वैसा प्रेशर है और लड़कियों पर ज़्यादा क्या है, शादी वाला और इस तरह का प्रेशर है, ठीक है। ये सब चीज़ें समझ में आ गई। अब एक पॉइंट और था इसमें, 2 पॉइंट है इसमें, ये समझ लीजिए। इसमें क्या गई, फॉरेन यूनिवर्सिटी को जो 50 है वो जोड़ दी गई है, और जो इनका क्वालिफिकेशन हो चुका है, यानी कि 50 जो है बाहर की यूनिवर्सिटी क्या है, यहाँ पर आए, एक तरह से यहाँ पर के स्टूडेंट वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। 50 ऐसी यूनिवर्सिटी जोड़ी गई हैं। क्या है, टीचिंग कोर्स को क्या कर दिया गया है, 4 साल का कर दिया गया है, यानी कि टीचिंग एजुकेशन को क्या कर दिया गया है, 4 साल का, ठीक है। ये ध्यान रखना। और एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, यही कोर्स बचेगा आगे जाकर, आगे कोई कोर्स नहीं बचना, ठीक है। जो DLED चिल्ला रहे हैं ना बच्चे, कि जो DLED है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, नेगेटिव पॉइंट क्या है, इंग्लिश का प्रभाव कम हो जाएगा। चीनी भाषा को भी सीखना चाहिए, जिससे चीन के हमें मंसूबे और जो ये सब चीज़ें हैं वो क्या कहना चाहता है, क्या जैसे क्या करता है, कुछ करता रहता है, यानी इस तरह की चीज़ें क्या करता है, आपने देखा होगा ना, कुछ इस तरह की भाषा को यूज़ करता है। अब आपको ये तो लगेगा फनी वे में गुजू कर रहे हो, पर आपको जब उनकी भाषा समझ में आएगी तो समझ में आएगा, अरे तो सामने वाला हमें गाली दे रहा है, मुंह पर रैपट मारो इसके। तो इस तरह की चीज़ें हमें समझ में आएगी। तो ये बस यही 2 नेगेटिव पॉइंट है, और सब चीज़ें इसकी ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये था आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का टॉपिक। जो एक्स्ट्रा बातें कही गई हैं वो भी ध्यान रखो, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें कही गई हैं वो भी ध्यान रखो, और जो इस तरह का ये जो टॉपिक है उस सब चीज़ों को भी ध्यान रखो, ठीक है बच्चों। ये था आज का टॉपिक, ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का टॉपिक था।
और इससे बाहर आपका कुछ नहीं है, यानी इससे बाहर आपको कुछ मिलेगा नहीं। ये जो टॉपिक का ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और जो फ्री नोट्स का जो कॉलम है साइट पर जो है वो उस पर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसे डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना और अपना इसको संभाल के रख लेना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको देखने के लिए मिलेंगी। और मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं, क्वेश्चन इस तरह के आ चुके हैं, यानी कि PhD के एंट्रेंस में भी देखे हैं, KVS में भी देखे हैं हमने, और NVS में भी देखे हुए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन, हाँ DSSS में भी देखे यार मैंने, तो DSSS में भी देखे, तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है, PhD में देख लिया मैंने, UGC नेट में देख लिया, और मैं बताता हूँ। चलो, PhD में देख लिया, UGC नेट में देख लिया, UGC नेट का मैंने पेपर दे लिया, और किसका दिया था, KVS का दे लिया, NVS का दे लिया, और किसका दिया है, यानी कि ये मान के चलो CTET का तो दे ही है। तो CTET यानी कि पेपर ज़्यादातर मेरा जो, आप ये कहोगे कि पेपर आप क्यों सेलेक्ट नहीं हुए, तो सेलेक्ट होने का रीज़न ये है कि मेरा, अगर मैं कहूँ तो अभी मेरा उस चीज़ यानी उस फील्ड में या फिर एक तरह से जॉब करने का उद्देश्य अभी तक नहीं है। यानी कि आगे जो है समय की मार हो या फिर उस तरह के टाइम हो, तो उस टाइम में अगर मान के चलो तो फील्ड उत्पन्न होता है तो उस तरह, क्योंकि मुझे टीचिंग यानी कि इस तरह की टीचिंग है, यानी कि आप ये मान के चलो टीचिंग करने में मज़ा है। अब ये तो है अपनी जो दिल की इच्छा है या फिर इस तरह की चीज़ है वो हम निकाल तो सकते हैं अपने आप को, क्या नाम सामने। अब ये मान के चलो आपसे, आप कहीं कहीं से जुड़े हो, यानी कि कोई कहीं से जुड़ा है, कोई कहीं से जुड़ा है, कोई कहीं से जुड़ा है, और अगर मैं उस फील्ड में यानी एक टीचिंग फील्ड में चल जाऊंगा तो मैं एक स्कूल में बन जाऊंगा, बस एक स्कूल, कुछ चुनिंदा क्लास, कुछ मेरे स्टूडेंट, उन्हीं के साथ तक जुड़ जाऊंगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओपन फील्ड है, यहाँ पर मैं सबसे जुड़ता चल जाऊँगा, इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना हुआ है, और कुछ नहीं बात है। ठीक है, यही बात है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, यानी कि आज जो है सारी चीज़ें हमारी बात हो गई, यानी कि हम बात भी कर ली, टॉपिक भी क्लियर कर लिया, समझ में भी आ गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और आपको चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिस भी बच्चों को, यानी कि जो भी बच्चा UGC नेट की तैयारी कर रहा है लाइब्रेरी साइंस की, तो वो प्रीवियस ईयर के पेपर ले सकता है। जो इंग्लिश की तैयारी कर रहा है इंग्लिश के पेपर ले सकता है, क्योंकि इंग्लिश के भी आपके चैनल में पढ़े हुए हैं, और आपके पॉलिटिकल साइंस के भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़े हुए हैं। तो जो भी बच्चा लेना चाहता है प्रीवियस ईयर के पेपर वो ले सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।